एमए लोक प्रशासन के विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ। हमारा शीर्षक लाइन और स्टाफ। आज का शीर्षक विगत वीडियो से आगे का है। लाइन और स्टाफ का दूसरा भाग। इसमें हम आज लाइन स्टाफ के परिभाषाओं के बारे में और लाइन स्टाफ के कार्यों के बारे में विस्तार से जानेंगे। जैसा पिछले वीडियो में हमने आपको लाइन और स्टाफ के बारे में विस्तार से समझाया था कि लाइन और स्टाफ की अवधारणा क्या है, इसका क्या महत्व है, तो अब हम इसकी परिभाषाओं को देखें। पिफन और प्रेस्टिस क्या कहते हैं। सामान्य रूप में स्टाफ और रेखा के बीच का जो अंतर है वह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष श्रम के बीच प्रत्यक्ष रेखा होती है और अप्रत्यक्ष स्टाफ। इसका अर्थ ये हुआ कि एक व्यक्तियों का ऐसा कार्य जो सीधे लक्ष्योन्मुखी है, यानी जिनके कार्यों का उत्पाद जो है वो उद्देश्य को प्राप्त करने में प्रत्यक्ष रूप से सहायक है, और दूसरे जो व्यक्ति समूह है उनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं वो उनका जो उत्पाद है वह, यानी उनका जो प्रोडक्ट है, वो जो सर्विसेज दे रहे हैं वो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, यानी उनके कार्य लक्ष्य को प्राप्त करने में प्रत्यक्ष रूप से या सीधे तौर पे जुड़े हुए नहीं हैं। जैसा मैंने कल उदाहरण दिया था कि गोला बारूद की जो सप्लाई करने वाले सैनिक हैं उनकी वजह से कोई युद्ध नहीं जीते जाते। युद्ध जीतने के लिए आपको दुश्मनों को मारना होता है, सफाया करना होता है, आपको कॉम्बैट ऑपरेशन में जाना होता है। तो जो लोग डायरेक्टली फायरिंग कर रहे हैं या बॉम्ब शेलिंग कर रहे हैं, वो लोग जो हैं उनके कार्यों से युद्ध जीते जाते हैं। लेकिन उन सैनिकों को जो भोजन कराया जा रहा है या उनको जो आर्म सप्लाई या जो ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं, पुल बनाए जाते हैं, या एयरफोर्स के जो फाइटर बॉम्बर्स हैं उनकी जो मेंटेनेंस की जा रही है जिनके द्वारा, तो वो उनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं वो डायरेक्टली आपको युद्ध जीतने में मदद नहीं करते, लेकिन उनके कार्यों के बिना आप युद्ध भी जीत नहीं सकते। तो मूलतः यह लाइन स्टाफ का जो भेद है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष श्रम के बीच का अंतर है, ये पिफन और प्रेस्टिस कह रहे हैं। ओलिवर शेल्डन जो है वो लाइन स्टाफ के बारे में क्या परिभाषित कर रहे हैं कि यह इसकी व्याख्या, स्टाफ संगठन की व्याख्या विचार के लिए एक सुविचारित संगठन के रूप में की जा सकती है, ठीक उसी तरह जैसे रेखा संगठन लागू करने वाले संगठन। तो अर्थ ये हुआ कि स्टाफ जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, संस्थाएं, ऐसी संस्थाएं, ऐसे संगठन स्टाफ कहलाती हैं जो थॉट प्रोसेस को इवोक करती हैं, या यूँ कह लो कि जो इन्फॉर्मेशन है, सूचनाएं हैं, वो उन सूचनाओं का पर अध्ययन करना, उसका क्या अर्थ निकलता है, और फिर उन सूचनाओं का प्रसंस्करण करके और सप्लाई करना, उसके आधार पर निर्णय लेने में मदद करना। तो निर्णय लाइन लेगा, लेकिन स्टाफ क्या करेगा, उन सूचनाओं को एकत्रित करेगा जिसके आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। तो ये डेटा प्रोसेसिंग का काम कर रहा है, लेकिन डिसीजन लेने वाला कोई और है। डिसीजन लेता है लाइन, और स्टाफ क्या कर रहा है, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा है। यही बात ओलिवर शेल्डन कह रहे हैं कि यह जो है, ये आइडिया, ये थॉट, ये डिसीजन मेकिंग या स्ट्रैटेजी जो है, स्ट्रैटेजी तैयार करने में मदद कर रहा है, लेकिन अंतिम फैसला लाइन लेता है। तो स्टाफ जो है एक सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है। ये संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, डायरेक्टली इन्वॉल्व लाइन होता है, फैसले लाइन लेता है, जिम्मेदारी लाइन की होती है, एक्शन लाइन लेता है, स्टाफ क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो सपोर्टिव ऑर्गेनाइजेशन है। डिमॉक और कोइन जो है वो कैसे परिभाषित कर रहे हैं, इसको देखो। रेखा और स्टाफ के बीच उचित व्यवस्थापन प्रबंधन के सबसे मुश्किल क्षेत्रों में से एक है। ये मैनेजमेंट है, व्यवस्थापन प्रबंधन है, यानी इस सिस्टम को मैनेज करना स्टाफ का काम है, और लाइन जो है वो क्या कर रहा है, एक्शन ओरिएंटेड है। लेकिन
ये बड़ा मुश्किल काम है कि लाइन जो है, जो एक्शन लेगा, वो जो डिसीजन लेगा, वो किसके आधार पे लेगा? तो स्टाफ के आधार पे ही तो स्टाफ ने जो उसको रिसोर्सेज सप्लाई किए हैं, जो उसने टेक्निकल सपोर्ट दिया है, जो उसने उसको सजेशंस दिए हैं जिन फैक्ट्स के आधार पे, उसी आधार पे लाइन एक्शन ले रहा है। तो अब ये कहना बड़ा मुश्किल है कि लाइन जिम्मेदार हो और स्टाफ जिम्मेदार नहीं हो, क्योंकि लाइन ने जो कुछ भी किया वो स्टाफ के सजेशंस के आधार पे, उसके सपोर्ट के आधार पे। अगर सपोर्ट ही गड़बड़ है तो लाइन के द्वारा किए गए फंक्शंस भी या उनके द्वारा किए गए कार्य भी जो है उचित परिणाम नहीं दे पाएंगे। इसलिए ये कहना कि लाइन एक्शन और स्टाफ सपोर्ट, इस तरह का एक डिवीज़न क्रिएट करना बड़ा एक भ्रामक सी अवधारणा है, ये उचित नहीं होगा। इसलिए बड़ा कंफ्यूजिंग है कि किसको हम इम्पॉर्टेंट माने। नॉर्मली ये जो कॉन्सेप्ट है लाइन स्टाफ का, उसका उद्देश्य यही था कि हम संगठन में कुछ लोगों को आइडेंटिफाई करें जिनको हम रिस्पॉन्सिबल माने, जिनको हम ये माने कि ये जिम्मेदार होंगे संगठन की सफलता विफलता के लिए। तो अब ये कहना कि लाइन जिम्मेदार होगा, स्टाफ सपोर्ट करेगा और स्टाफ जिम्मेदार नहीं होगा, तो ये उचित इसलिए नहीं है क्योंकि लाइन जो है वो जो भी फैसला लेगा वो जो स्टाफ ने उसको सपोर्ट किया उसके आधार पे ही तो लेगा, इसलिए जिम्मेदार दोनों होने चाहिए। तो जिम्मेदारी के आधार पे जो आप अंतर बता रहे थे वो अंतर उचित नहीं है, और ये कहना कि ये लाइन है और ये स्टाफ है, ये एक भ्रामक अवधारणा है। और इसी बात को डिमॉक और कोइंग जो है अपनी परिभाषाओं में ना हाईलाइट कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि यह जो है व्यवस्थापन प्रबंधन का एक मुश्किल क्षेत्र है कि हम किसको लाइन कहें, किसको स्टाफ कहें, किसको जिम्मेदारी विहीन कहें और किसको जिम्मेदारी युक्त कहें। ये इस प्रकार का विभाजन करना उचित नहीं है। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण जो है एक डेविएशन है लाइन स्टाफ के को परिभाषित करने के संदर्भ में। इसी तरह अल्बर्ट लेबावस्की जो है स्टाफ और रेखा सवर्गीय हैं जो स्टाफ और रेखा के उच्च नीच क्रम संबंध में नहीं काम करती, बल्कि प्रमुख कार्यकारी के अंतर्गत प्राधिकार और जिम्मेदारी के समान धरातल पर काम करते हैं। अब इन्होंने डिबॉक और कुइक के उसी विचार को और अच्छे से आपके सामने रखा है। वो कह रहे हैं कि इसको हम हायर और लोअर या सुपीरियर और इन्फीरियर रिलेशनशिप के रूप में लाइन स्टाफ को हमको डिफाइन नहीं करना चाहिए। ये एक्चुअली दो काम करने वाले व्यक्तियों के समूह या दो प्रकार के काम हैं, और दोनों काम जरूरी है, दोनों ही काम महत्वपूर्ण है, दोनों में ही अथॉरिटी है, दोनों में ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यानी कि स्टाफ भी उतना ही उसके पास भी वही उतनी अथॉरिटी है, उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है संगठन के लक्ष्यों को पूरा करने में जितना लाइन के पास है। तो लाइन और स्टाफ के बीच अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पे किसी भी प्रकार का एक उच्च और नीच का संबंध है स्थापित करना उचित नहीं होगा। दोनों समान धरातल पर हैं और दोनों ही अपने अपने दायित्वों को पूरा करके, यानी एक एक्शन करके और दूसरा एक सपोर्ट करके और मुख्य कार्यपालिका के उद्देश्यों को पूरा करने में मदद करता है। तो कहने का अर्थ ये है कि स्टाफ को हमको किसी संगठन में स्टाफ कार्यों को हीन नहीं समझना चाहिए और न ही लाइन के कार्यों को है ना श्रेष्ठ समझना चाहिए। दोनों ही समान धरातल पर है और दोनों में प्राधिकार और जिम्मेदारी की समान मात्रा है और दोनों के कार्य महत्वपूर्ण हैं। अब उन्होंने इससे आगे बढ़कर एक और बात कही कि एक स्टाफ कर्मी जो रेखा को निर्देश नहीं देता प्रभावहीन है, और एक रेखा कर्मी जो स्टाफ कार्य को जरा भी नहीं समझता वह भी एक असफलता है। इसका अर्थ ये हुआ कि संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए लाइन और स्टाफ के बीच में एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना चाहिए। दोनों को एक दूसरे के कार्यों के महत्व को समझना चाहिए और अपने स्टाफ को एक इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स में नहीं जाना चाहिए और नहीं लाइन को सुपीरियरिटी के फीलिंग्स में नहीं जाना चाहिए कि हम अब समझें कि भाई हम लाइन हैं, हम महत्वपूर्ण हैं, स्टाफ सबऑर्डिनेट है। तो ये जो है सुपीरियर सबऑर्डिनेट के इस जंजाल से मुक्त होकर दोनों को अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए और दोनों को एक दूसरे के प्रति कार्यों के प्रति परस्पर क्या होना चाहिए, रेस्पेक्ट होना चाहिए।
आदर करें कि स्टाफ का कार्य महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके द्वारा जो सूचनाएं और तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है, जो परामर्श दिया जा रहा है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है और उनका काम भी बड़ा महत्वपूर्ण है। उसी के आधार पर हम कोई फैसला करते हैं। तो इसलिए दोनों महत्वपूर्ण हैं, दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। इन्हें एक दूसरे के प्रति उच्च और श्रेष्ठ या श्रेष्ठ और हीन की भावना से ग्रसित नहीं होना चाहिए। तो लेपावस्की ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो द्वंद्व है लाइन और स्टाफ को लेकर, उसको रेखांकित करते हुए परिभाषा में शामिल किया है। इसीलिए कुंज और डनेल जो है वो कहते हैं रेखा और स्टाफ प्राधिकार संबंधों का चरित्र चित्रण है, न कि विभागीय गतिविधियों का। तो अब ये इन्होंने एक नई शब्दावली का इस्तेमाल किया, चरित्र चित्रण। चरित्र की बात है, रेखा एक ऐसा चरित्र है जो उन प्रत्यक्ष कार्यों को कर रहा है जिसके आधार पर संगठन के लक्ष्य जो है प्राप्त होते हैं, और स्टाफ उन कार्यों को कर रहा है जो रेखा के कार्यों को करने में सहायता प्रदान करते हैं, या यूँ कह लीजिए उसको संभव बनाते हैं। तो इसीलिए दोनों का जो चरित्र है वो बड़ा थोड़ा भिन्न प्रकार का है। एक जो है वो बैकग्राउंड तैयार कर रहा है और दूसरा उस बैकग्राउंड के आधार पर एक्शन लेता है। तो इसलिए ये दो डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। इसको हम दो अलग अलग गतिविधि के रूप में न देखकर दो कैरेक्टर्स के रूप में, दो एटीट्यूड के रूप में देखें। एक थॉट प्रोसेस में इन्वॉल्व है और एक जो है एक्शन में इन्वॉल्व है। तो ये एटीट्यूडनल डिफरेंसेस है, बिहेवियरल डिफरेंसेस है, न कि कोई विभाग के रूप में इनको हम न बांट दें कि ये स्टाफ जो है ये सारा स्टाफ विभाग है या ये कोई लाइन विभाग है, ये कहना उचित नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से आपने लाइन और स्टाफ के बारे में अच्छे से समझ लिया इसकी परिभाषाओं के माध्यम से कि ये मुद्दा क्या है। और जैसा मैंने शुरुआत में पहले वीडियो में बताया था कि लाइन और स्टाफ का जो कॉन्सेप्ट क्रिएट किया गया है वो यह समझने में हमें मदद करता है कि किसी संगठन के जो जितने भी कार्य हैं उन सभी कार्यों को हम कैसे विभाजित करें, किसको ज़्यादा महत्व दें, किसको कम महत्व दें, या महत्व के आधार पर उनको बांटना उचित होगा भी या नहीं होगा, या प्रत्यक्ष कार्य और अप्रत्यक्ष कार्य के रूप में ये विभाजन उचित है भी या नहीं। क्या सैन्य जो संगठनों से अवधारणा ली गई है वो प्रशासनिक संगठनों में लागू की जानी भी चाहिए या नहीं। ये जो एटीट्यूडनल डिफरेंस की हम बात कर रहे हैं ये सही है भी या नहीं। असल में देखा जाए तो संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संगठन में कार्यरत समस्त कर्मचारियों के जो कार्य होते हैं महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन प्रायः संगठनों में यह लाइन और स्टाफ का कॉन्सेप्ट क्रिएट किया जाता है। मैंने कहा था कि प्रत्यक्ष रूप में इसलिए किया जाता है कि यह कुछ लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाए, लेकिन जिम्मेदारी के इस एहसास से दूसरे वर्ग को पूर्णतया मुक्त नहीं रखा जा सकता है। वास्तव में संगठन का जो उद्देश्य है वह लाइन और स्टाफ के संयुक्त प्रयासों से संभव हो पाता है। इसीलिए इस प्रकार की जो अवधारणा है उसका औचित्य क्या है ये सदा एक प्रश्न का विषय बना रहता है, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। फिलहाल हम जो लाइन और स्टाफ के बारे में हमने जो विभाजन खींचा है उस स्कीम को आगे बढ़ाकर और हम देखें कि लाइन एजेंसी के क्या कार्य होते हैं या उसके क्या प्रकार होते हैं। तो देखिए प्रकार में 4 प्रकार की लाइन एजेंसीज होती है। एक तो सरकारी विभाग, लोक निगम, सरकारी कंपनियां और स्वतंत्र नियामक आयोग। तो देखिए ये विभाग, निगम, कंपनियां किसी भी सरकार में आप जाएंगे तो चाहे वो केंद्र की सरकार हो, राज्य सरकारें हों, भारत की हो या किसी भी देश में, वहाँ भी आप देखेंगे कि डिपार्टमेंटलाइजेशन के माध्यम से, विभागों के माध्यम से सरकार अपने दायित्वों को पूरा करती है। जैसे केंद्र सरकार में भी आप जाएंगे तो बहुत सारे मंत्रालय बने हुए हैं और विभाग बने हुए हैं। उसी तरह राज्यों में भी विभाग बने हुए, विभागों के माध्यम से राज्य और केंद्र सरकारें अपने दायित्वों को पूरा करती है। इसी तरह से व्यापारिक कार्यों के लिए निगम और कंपनियों का निर्माण किया जाता है और बहुत सारी संस्थाएँ सरकार की ऐसी होती हैं जो नियामकीय कार्य करती हैं। यानी कि खासकर पूंजीवादी व्यवस्थाओं में, अर्थव्यवस्थाओं में ये जो संस्थाएं होती हैं वह व्यापारिक गतिविधियों को नियंत्रित करने का सरकार के उद्देश्यों के साथ उनका तालमेल बिठाने में मदद करती हैं। वो देखती हैं
कि जो उपभोक्ता है उसके अधिकारों की रक्षा हो। और इस तरह से भारत में भी इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन के नाम पे आप TRAI दे सकते हैं, एक रेगुलेटरी संस्था है। और ये दूर संचार के क्षेत्रों में जो है जितने भी ये कंपनियां हैं उनके कार्य प्रणालियों पर, उनके व्यापारिक निर्णयों पर नियंत्रण रखती है ताकि उपभोक्ताओं का शोषण वो नहीं कर सके। तो उसी तरह से सेबी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन के रूप में भारत में काम करती है। परंतु IRC की जो अवधारणा है ये अमेरिका प्रशासनिक व्यवस्था का खास लक्षण है, ये बात यहाँ अंकित है। तो अब देखिए जो लाइन एजेंसी होती है उनकी विशेषता क्या होती है कि संगठन के सार्वभौत लक्ष्यों को पूरा करने का ये प्रत्यक्ष रूप से कार्य करती है। यानी जिन उद्देश्यों के लिए संगठन निर्मित किया गया था उन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने में ये प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी होती हैं। इन्हें निर्णय लेने और आदेश निर्देश जारी करने का अधिकार होता है और जनता के सीधे संपर्क में आती हैं, विभिन्न प्रकार की सेवाएं देती हैं और ये व्यवहारों का नियमन करती हैं, कर एकत्रित करती हैं। तो जो लाइन एजेंसी है वो बेसिकली ऐसा लगता है कि यही वो संगठन है जो जनता की विविध आवश्यकताओं को और सरकार के जो उद्देश्य है उसको पूरा करने का काम कर रही है। तो ये इनके पास अधिकार है, यानी कि ये अथॉरिटी है, ये डिसीजन लेते हैं, निर्देश जारी करते हैं, संगठन के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है। इसी प्रकार जो रेखा एजेंसियां होती हैं वो स्वभाव से कार्यकारी होती हैं और प्रमुख रेखा जो एजेंसियां होती हैं वो स्वभाव से कार्यकारी एग्जीक्यूट करती हैं, किसी भी योजना को ये लागू करती हैं और मुख्य कार्यकारी के प्रत्यक्ष नियंत्रण, निर्देशन और देखरेख में काम कर रहे हैं जितने भी लोग होते हैं, जो विभाग होते हैं, वो सब लाइन एजेंसी कहलाती है। तो LD वाइट ने लाइन एजेंसी के जो महत्वपूर्ण विशेषताएं बताई कि ये निर्णय लेते हैं, ये जिम्मेदार होते हैं, नीति और कार्यों की व्याख्या और उनका बचाव करते हैं, उत्पादन जैसे कार्यों में ये संलग्न होते हैं और प्रभाविता और मितव्ययता की तलाश करते हैं। यानी बेसिकली ये प्रशासन के प्रत्यक्ष प्रशासन से जुड़े हुए लोग हैं। तो ये रेखा एजेंसियों की हमने विशेषताएं आज आपको बताई। अब हम स्टाफ एजेंसियों की विशेषताओं के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे।